हेलो फ्रेंड्स, जीसी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे संविधान सभा के प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था किस तरह से हमारी संविधान सभा का पहली मीटिंग होती है, किस तरह से दूसरी मीटिंग और किस तरह से उद्देश्य प्रस्ताव के बाद में विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन किया जाता है और समितियों के अध्यक्ष हमने पढ़े थे और आगे के संविधान निर्माण की प्रक्रिया को गति दी जाती है। दोस्तों, इसी सिलसिले में आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे एक इम्पोर्टेंट समिति जिसका नाम है प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति का गठन होता है, कौन से मेंबर होते हैं, मीनवाइल दोस्तों होता क्या है, हमारा भारत देश का विभाजन होता है और हमें स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। तो किस तरह से ये योजना माउंटबेटन प्लान के तहत लाई जाती है, तो दोस्तों आज अपन डिटेल से इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों प्रारूप समिति की, यानी कि हमारे संविधान निर्माण की प्रक्रिया में सबसे जो विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन किया था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी हमारी प्रारूप समिति। दोस्तों, प्रारूप समिति से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। प्रारूप समिति में अभी हाल ही के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रारूप समिति से संबंधित कौन सा तथ्य सही है या गलत है। एक तो सदस्यों के नाम आते हैं, दूसरा कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे अध्यक्ष को मिला के और अध्यक्ष के अलावा, ये ध्यान रखना है। प्रारूप समिति के मैं कुल सदस्यों की बात करूं तो कुल 7 सदस्य थे, कुल 7 सदस्य थे। कुल 7 सदस्य होने का मतलब है एक तो आपका अध्यक्ष रहेगा और प्लस आपके 6 मेंबर अदर थे इसके। दोस्तों, इन सबको अपन ट्रिकी वे में याद रखते हैं। क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है निम्न में से कौन सा संविधान सभा का सदस्य था या नहीं था। देखो 7 सदस्य कौन से थे, पहले मैं नाम लिखता हूं अध्यक्ष का। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, सभी जानते हैं दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर। बाकी के सदस्यों के नाम दोस्तों किस तरह से याद रखना है, इसके लिए मैं एक आपको छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के माध्यम से आप इजीली उसको याद रख सकते हो। पहले मैं नाम लिख देता हूं, उसके बाद मैं ट्रिक बताता हूं। पहला आपका आएगा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, जिसे अपन कहते हैं KM मुंशी। इसके बाद में अगला दोस्तों था N माधवराव। 5 नंबर पे बात करते हैं कृष्ण कन्हैया माधव और गोपाल। N गोपाल स्वामी अयंगर। 6 नंबर पे दोस्तों मैं बात करूं TT कृष्णमाचारी। 7वें नंबर पे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ये दोस्तों हमारे संविधान सभा के 7 सदस्य थे। इनमें से माधव राय BL मित्तर की जगह आए थे, BL मित्तर की जगह। क्यों BL मित्तर ने रेजिग्नेशन दे दिया था? स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे दिया था। ओके, इसके बाद में मैं बात करूं TT कृष्णमाचारी। ये आपका 1948 में DP खेतान की मृत्यु, DP खेतान की मृत्यु के बाद में आए थे। ओके दोस्तों, अब देखते हैं किस तरह से एक ट्रिक के साथ में इसको याद किया जा सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद में एक मोमडन सदस्य था जिसका नाम था सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ओके, बाकी के जितने भी दोस्तों लोग थे उनका कृष्ण भगवान के नाम से जुड़वा है, यानी कि कृष्ण कन्हैया माधव और गोपाल। देखो, यानी कि कृष्ण कन्हैया माधव और गोपाल।
कृष्ण कन्हैया माधव और गोपाल। देखो दोस्तों, यानी कि पहले हमारे संविधान सभा में कृष्णमाचारी नहीं थे और उसकी जगह किसको रखा था? खेतान को रखा था। डीपी खेतान हो क्या गई? उसकी मृत्यु हो गई। यानी कि हमें तो कौन सा चाहिए था? ये से देखो, यानी कि कृष्ण के नाम के बिना वाला हमने लिया था डीपी खेतान, मृत्यु हो गई। कौन आ गया? कृष्णमाचारी, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए था? कृष्णा चाहिए। ध्यान रखें, कृष्णा दो थे, एक तो कृष्णमाचारी था और ये भी कृष्ण अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे और ये थे आपके कृष्णमाचारी थे। ओके, दूसरी जगह देखो सर, माधव का जो अपना था, माधव भी किसकी जगह थे? BL मित्र का। इनका नाम भी कृष्ण भगवान से मिलता जुलता नहीं था, तो इसकी जगह किसको इसको त्यागपत्र देना पड़ा और इसकी जगह आने वाले व्यक्ति कौन से थे? माधव थे। तो दोस्तों इस तरह से एक ये ट्रिक है जिसके माध्यम से आप याद कर सकते हो और एग्जाम में थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है जब भी इस तरह की ट्रिकों से आपको याद रहता है। बाकी कॉन्सेप्ट पे मेन हमें फोकस होना चाहिए। ओके, देखते हैं दोस्तों, अब इस तरह से याद रख सकते हैं। पहले तो BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, इसके अलावा 6 और मेंबर थे। 6 में से एक आपका रह जाता है, वो सैयद मोहम्मद सादुल्ला। बाकी 5 को देखिएगा, कृष्ण कन्हैया माधव और गोपाल। कृष्ण कन्हैया माधव और गोपाल, कृष्ण 2 हैं, एक तो TT कृष्णमाचारी जो कि DP खेतान की जगह आए थे। ओके, इसके बाद में कृष्ण पहला कौन सा था? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। उसके बाद में कृष्ण कन्हैया यानी कि कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी। उसके कृष्ण कन्हैया माधव N माधव राव और कृष्ण कन्हैया माधव और गोपाल यानी कि N गोपाल स्वामी अयंगर। तो इस तरह से इन सारे नामों को हम याद रख सकते हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा प्रारूप समिति का अध्यक्ष था, कौन सा प्रारूप समिति का सदस्य था या नहीं था। अब अगली इंपॉर्टेंट है, हमारी प्रारूप समिति की जो स्थापना की जाती है वो 29 अगस्त 1947 को की जाती है, यानी कि 29 अगस्त 1947 को दोस्तों की जाती है। ध्यान रखिए दोस्तों, हमारी समितियों का जब गठन किया जा रहा था, दूसरी तरफ से हमारा भारत विभाजन और भारत की स्वतंत्रता का कार्यक्रम भी चलता है। यहाँ पे दो चीजें हमें पैरेलल में पढ़नी पड़ेगी, किस तरह से संविधान निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है और किस तरह से भारत पाकिस्तान के विभाजन की प्रक्रिया और हमारे आजादी की, सत्ता ट्रांसफर की और हमारे मंत्रिमंडल की प्रक्रिया चलती है। दोस्तों अब हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे ऐतिहासिक योजना के बारे में जिसका नाम है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के तहत किस तरह से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया जाता है और किस तरह से भारत को पावर ट्रांसफर की जाती है, यानी कि सत्ता का हस्तांतरण किया जाता है। मैं बात करता हूं माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना, ओके, सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों 20 फरवरी 1947। इस समय घोषणा करते हैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम होता है क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली घोषणा करते हैं कि हम 30 जून 1948 तक हम भारत को पावर ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि भारत को पावर ट्रांसफर कर देंगे और भारत को हम स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देंगे यदि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में संधि हो जाती है, समझौता हो जाता है, उनके बीच का गतिरोध दूर हो जाता है, तो हम इससे पहले भी इंडिया को पावर ट्रांसफर कर देंगे। ऐसी बात कौन करता है? क्लीमेंट एटली। ये घोषणा करते हैं 20 फरवरी 1947 को। दोस्तों इसी गतिरोध को दूर करने के लिए तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता करने के लिए कि किस तरह से इनके बीच के कंक्लूजन को निकाला जा सकते, गतिरोध को दूर किया जा सके, किस तरह से एक ही राष्ट्र और एक ही संविधान सभा के रूप में इसको स्थापित किया जा सके। दोस्तों इसके लिए यहाँ के जो तत्कालीन वॉइसरॉय जो होते हैं, यहाँ के वॉइसरॉय वेवेल होते हैं, वेवेल को रिप्लेस कर दिया जाता है और वेवेल की जगह भेज दिया जाता है लॉर्ड माउंटबेटन को। और लॉर्ड माउंटबेटन को भेजने का तात्पर्य था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में संधि या फिर किसी भी तरह से समझौता करके एक ही इसी संविधान सभा और एक ही राष्ट्र के रूप में स्थापित करना। ओके दोस्तों जब माउंटबेटन इंडिया में आते हैं तो मुस्लिम लीग के जितने बड़े नेता होते हैं और कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स होते हैं उनके बीच में एक बातचीत होती है। उस बातचीत के बाद में माउंटबेटन इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि अब किसी भी सूरत में मुस्लिम समुदाय और जो हिंदू समुदाय यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ में नहीं रह सकती, एक साथ में बैठ के संविधान का ना तो निर्माण कर सकती हैं और न ही बने हुए संविधान के अकॉर्डिंग आगे की शासन प्रणाली को एक साथ में चला सकती हैं। ये कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। इसी आधार पे लॉर्ड माउंटबेटन 3 जून 1947 दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 जून 1947 को एक प्रस्ताव पास करते हैं, एक योजना प्रस्तुत करते हैं।
एक योजना प्रस्तुत करते हैं और दोस्तों वो योजना इतिहास में माउंटबेटन योजना के नाम से फेमस होती है। इस योजना से संबंधित क्या प्रावधान थे हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं इस योजना से संबंधित 4 जुलाई 1947 को एक विधेयक रखा जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। कहां पे रखा जाता है? ब्रिटिश संसद में। क्या प्रोविजन थे इस विधेयक के, वो आगे डिस्कशन करते हैं। 4 जुलाई 1947 को विधेयक रखा जाता है जो कि 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया जाता है। देखो इस योजना के तहत कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत तथा पाकिस्तान नामक के 2 नए राष्ट्र अस्तित्व में आएंगे। इस योजना पारित हो जाती है और इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है? 15 अगस्त 1947 को भारत तथा पाकिस्तान 2 नए राष्ट्र अस्तित्व में आएंगे। 15 अगस्त 1947 को भारत तथा पाकिस्तान नामक के 2 नए राष्ट्र अस्तित्व में आएंगे तथा दोनों देशों के पास में अपनी अपनी संविधान सभाएं होगी जो अपने अपने संविधान का निर्माण करेगी तथा ये अपने गवर्नर बनाएगी, यानी कि वॉइस रॉय के पास में जो शक्तियां थी वो समाप्त कर दी जाती है। वॉइस रॉय का पद समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद में गवर्नर की नियुक्ति कर दी जाती है। दोस्तों पता होगा हमने यानी कि भारत ने लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल स्वीकार किया था। वहीं पाकिस्तान ने मोहम्मद अली जिन्ना को अपना पहला गवर्नर जनरल बनाया था। इस योजना के तहत जब तक संविधान सभाएं अपना अपना संविधान नहीं बना लेती तब तक 1935 के संविधान के अकॉर्डिंग व्यवस्था चलती रहेगी। अब वो संप्रभु निकाय बन गया था। इसका मतलब चाहे तो वो किसमें उसी तरह का अमेंडमेंट कर सकता है, चाहे तो उसको निरस्त कर सकता है, लेकिन शासन व्यवस्था चलाने के लिए 1935 के अधिनियम को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग राष्ट्र हो जाते हैं तो हमारी संविधान सभा पे इसका क्या असर पड़ता है। देखो यानी कि स्वतंत्रता के बाद में भारत पाक विभाजन 1947 के बाद संविधान सभा पर असर। दोस्तों हमारे संविधान सभा पे जो सबसे पहला असर पड़ता है कि जो सदस्य अभी तक भारत में शामिल थे, हालांकि उन सदस्यों ने भले ही हमारे संविधान सभा का बहिष्कार किया हो, लेकिन वो आंकड़ों के रूप में अभी भी यहाँ पे मौजूद था। मतलब अभी हमारी संविधान सभा के टोटल सदस्यों की संख्या 389 हुआ करती थी। लेकिन जो कुछ सदस्य जो पाकिस्तान में अब चले गए हैं, अब उनके बाद में हमारी संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कम हो जाती है। कितनी कम होती है? देखो ये तो थी हमारे कैबिनेट मिशन के अनुसार। कैबिनेट मिशन के अनुसार हमारे 389 मेंबर होने चाहिए थे, लेकिन जब आपका माउंटबेटन प्लान आ जाता है, या फिर मैं कह दूंगा 3 जून 1947 कह दूं, या फिर स्वतंत्रता पश्चात कह दूं, स्वतंत्रता पश्चात हमारे जो सदस्यों की जो संख्या है वो आपकी हो जाती है 324। अब दोस्तों देखिएगा, यानी कि जो मुस्लिम लीग के सदस्य यहाँ से चले गए हैं, जब हमने देखा हमारे पास में कितने सदस्य हैं तो उस समय हमारे सदस्यों की संख्या 324 थी। लेकिन दोस्तों हमने अपने संविधान सभा का पुनर्गठन किया। पुनर्गठन करने का सबसे मुख्य उद्देश्य ये था कि सदस्य तो कुछ चले गए हैं, पर जरूरी नहीं है कि एक सदस्य गया तो उसके पीछे 10 लाख जनसंख्या भी गई है। हो सकता 2 व्यक्ति चले गए हो, 2 मुस्लिम लीग के नेता गए, उसके पीछे जाने वाली जनसंख्या 10 लाख ही हो। इसका मतलब हमें पुनर्गठन करना पड़ेगा, क्योंकि कैबिनेट मिशन कहता था कि 10 लाख की जनसंख्या पे आपको एक व्यक्ति रखना है। क्या हमने 324 रखे हैं? क्या वो प्रति 10 लाख पे एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? तो हमने इसका किया था पुनर्गठन। पुनर्गठन हमने किया था दोस्तों 31 अक्टूबर 1947 को हमने किया था पुनर्गठन। और पुनर्गठन के बाद में हमारा जो डाटा निकल के आया था वो था 299, यानी कि हमारे संविधान सभा जो अल्टीमेटली लास्ट में बनकर तैयार हुई थी। पुनर्गठन के बाद में उनके सदस्य संख्या थे 299 और लास्ट में देखेंगे किस तरह से 284 यानी कि 284 सदस्यों ने हमारे संविधान पे हस्ताक्षर किए थे। अब देखते हैं दोस्तों 299 सदस्य यहाँ पे निकल के आते हैं किस समय के बाद में? पुनर्गठन के बाद में। देखो दोस्तों थोड़ा इसको याद करने का तरीका भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि 389 थोड़ा सा एक मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ कि जिस तरह से मैंने याद किया है। एक कंबाइंड फैमिली होती है तो 8-9 मेंबर। देखो
ये तो कॉमन है दोनों, 3-3 तो यहाँ पे कॉमन है, यानी कि 8-9 सदस्य होते कि नहीं होते। जब अलग हो जाता है, मतलब बात की बात करते हैं, जब पाकिस्तान अलग हो गया तो हम 2 हमारे 2, यानी कि 2 और 2 कितने हो जाते हैं, 2 और 2 4, हम 2 हमारे 2 कितने हो गए 4, यानी कि आपके 2-4, यानी कि 3-2-4 मेंबर रह गए। ओके, जब 2 भाई अलग अलग हो जाते हैं तो 99 का चक्कर होता कि नहीं होता, मतलब ये उसमें होड़ लगी रहती कि मैं ज़्यादा प्रोग्रेस करूँ, ये चाहता मैं ज़्यादा प्रोग्रेस करूँ, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में चली रहती है, जो टसन 1947 में शुरू हुई थी वो अभी भी कंटिन्यू है, यानी कि ये चाहता मैं ज़्यादा, यानी कि 99 का चक्कर चलता है, यानी कि 2 के बीच में जब 2 अलग अलग होते हैं तो 99 का चक्कर चलता है, यानी कि 299 ये आपकी लास्ट में अल्टीमेटली जो हमारे संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके बाद में दूसरा हमारी संविधान सभा पे क्या असर पड़ा था। ये तो पहला असर था। दूसरा, हमारी संविधान सभा एक संप्रभु निकाय बन गई थी। संप्रभु निकाय बन गई थी। संप्रभु निकाय का मतलब होता है कि जो भी डिसीजन लेगी हमारी संविधान सभा अपने अकॉर्डिंग लेगी, यानी कि अब ब्रिटिश का कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहेगा, या फिर किसी भी टाइप के कोई भी रूल्स रेगुलेशन या फिर विधि का उस पर कोई प्रेशर नहीं रहेगा। जो भी कानून बनाएगा अपने अकॉर्डिंग बनाएगा, 1935 के नियम को फॉलो करे, उसमें संशोधन करे, सारी पावर हमारे पास में आ गई है, क्योंकि हमारी ऑटोनॉमस बॉडी बन गई है, संप्रभु निकाय बन गई है, सोवन बॉडी बन चुकी है हमारी संविधान सभा। किसके बाद में? स्वतंत्रता के बाद में। इसके बाद में दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको समझिए, यानी कि हमारी संविधान सभा एक विधायी निकाय के रूप में अस्तित्व में आई है, यानी कि हमारी विधायी निकाय बन गई है। विधायी निकाय को मैं कह दूं, यानी कि एक संसद की तरह काम किया है इसने, संसद की तरह स्थापित हो चुकी है। कौन हो चुकी है? हमारी संविधान सभा। हमारी संविधान सभा एक संसद के रूप में स्थापित हो चुकी। कैसे दोस्तों? देखो, यानी कि स्वतंत्रता से पहले हमारी संविधान सभा का कार्य मात्र संविधान निर्माण करना था। मैं बात यहाँ पे लिख लेता हूँ, संविधान सभा संविधान सभा का यहाँ पे जो कार्य रहता है उस समय एक रहता है मात्र संविधान निर्माण करना, संविधान का निर्माण करना। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा हमें स्वतंत्रता मिल गई है तो हम प्रशासनिक व्यवस्था, जो भी शासन व्यवस्था किसके अकॉर्डिंग चलाएंगे? हम भारतीय स्वयं अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे। और जो लोग संविधान निर्माण में बैठे थे उन्हीं लोगों को यह जिम्मा सौंप दिया गया कि अब वो विधायी निकाय के रूप में, संसद के रूप में बन गए थे। कौन बन गए थे? हमारी संविधान सभा। और आपको पता होगा दोस्तों हमारे संविधान सभा के संविधान निर्माण प्रक्रिया के लिए जो अध्यक्ष बने थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो दोनों काम है हमने शिफ्टों में किया था। एक दिन हमारा जो काम चलता था संविधान निर्माण का कार्य चलता था, और एक है जो शासन व्यवस्था चलाने के लिए, यानी कि जो 1935 के अधिनियम के तहत सामान्य शासन व्यवस्था को चलाने का काम भी अब हमारी संविधान सभा को सौंप दिया था। यानी कि संविधान सभा एक विधायी निकाय बन गई थी। यानी कि स्वतंत्रता के बाद में हमारी संसद कौन बन गई थी? हमारी संविधान सभा ने ही संसद की तरह रोल किया था। क्योंकि दोस्तों जब अंग्रेज चले गए थे, जो आज हमारी संसद जो काम करती है वो तो हमारी संसद ने, हमारी संविधान सभा ने किया ही है, साथ ही साथ संविधान निर्माण का काम भी इन्होंने किया है। एक्चुअल में इसकी स्थापना तो संविधान निर्माण के लिए ही हुई थी। तो जो संविधान सभा के विधायी निकाय के रूप में अध्यक्षता करने वाला नया व्यक्ति हमें जरूरत पड़ी थी, और वो बने थे जीवी मावलंकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, जीवी मावलंकर। यानी कि हमारे संविधान सभा के विधायी निकाय के रूप में अध्यक्षता किसने की थी? यानी कि हमारी संविधान सभा के अब दो कार्य हो चुके दोस्तों, फिर से समझिएगा। एक संविधान निर्माण करना तथा एक 1935 के अधिनियम के तहत सामान्य जो व्यवस्था है उनको चलाए रखना, उनको लागू करना। यानी कि जब भी हमारा संविधान निर्माण के लिए बैठेंगे तो उसके अध्यक्ष तो हमने दूसरी मीटिंग में ही चुन लिया था, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब यहाँ पे क्या विधायी निकाय, ये दूसरा काम, इस पर ज्यादा बर्डन हो जाता, तो इन्होंने कहा कि जब भी हम विधायी निकाय के रूप में हमारी संविधान सभा काम करेगी तो उनके जो हमारे अध्यक्ष है वो जीवी मावलंकर जी को बना दिया जाए। तो इसका अध्यक्ष बन गए थे जीवी मावलंकर, किसके? हमारी विधायी निकाय के रूप में। ये संविधान निर्माण के लिए हम संविधान सभा का जो एक्चुअल वर्क था उसके लिए पहले से बन चुके थे। ओके दोस्तों, अब अगले वाले लेक्चर में हम देखेंगे किस तरह से BN राव के प्रारूप पे हमारी जो प्रारूप समिति है वो डिस्कशन करती है, उन पर विचार विमर्श करती है और एक संशोधित प्रारूप हमारी संविधान सभा के समक्ष रखती हैं। हमारे संविधान सभा के समक्ष जब रखती हैं तो उसके बाद में हमारी संविधान सभा वापस उसमें जो अमेंडमेंट होता है, जो करेक्शन होता है, जो सुझाव होता है वो देके वापस प्रारूप समिति को देते हैं और फिर से प्रारूप समिति एक नया प्रारूप बनाती है। ये इस तरह की प्रक्रिया चलती है दोस्तों। मीनवाइल हम अगली क्लास में ये भी देखेंगे हमारा स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल
किस तरह से अस्तित्व में आता है। क्योंकि देखो दोस्तों, जब पहले तो हमारे इन लोगों का काम संविधान निर्माण का ही था, अब जब देश आज़ाद हो गया तो हमारा अपना प्रधानमंत्री बन गया था, जिसको शपथ लॉर्ड माउंटबेटन ने दिलाई थी। इसके बाद में दोस्तों आप देखोगे इसके बहुत सारे मंत्री हमारे बने थे, जैसे कि मैं मंत्रियों की बात करूं तो आपके गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बन गए थे, शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बना दिया गया था, उसी टाइप से रेलवे मंत्री जॉन मथई को बना दिया था, स्वास्थ्य मंत्री अमृता कौर को बना दिया था। इस तरह से हमारा अपना एक मंत्रिमंडल बन गया था। अगले वाले लेक्चर में हम जानेंगे स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल क्या था, उसके बाद में किस तरह से संविधान निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ी थी। इसके बाद में हमारी संविधान सभा से दोस्तों जितने भी तथ्य निकल के आते हैं उन सारे तथ्यों के बारे में हम चर्चा अगले वीडियो में ऑलमोस्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, और यदि वीडियो पसंद ना आए तो दोस्तों इसको डिसलाइक कीजिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई कीजिएगा क्यों वीडियो आपको पसंद नहीं आया। हम आपकी डिमांड को कंप्लीट फुलफिल करेंगे दोस्तों, हम और बेटरमेंट के साथ में आपके सामने पेश होंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों हमारे साथ में बने रहने के लिए।